नमस्कार दोस्तों, पीक पीसीएस की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग जो यूपी पीसीएस पीवाईक्यूज़ की सीरीज़ चला रहे थे, उसमें आज जो है हिस्ट्री की बात करेंगे। तो 2015 से 2023 के मध्य जितने क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे गए हैं, वो सारे इस वीडियो में कवर होंगे। और बात करें तो इसमें जो है एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री तथा मॉडर्न हिस्ट्री तीनों को कवर किया गया है। मतलब एंशिएंट भी हो जाएगा, मिडिवल भी हो जाएगा और जो है मॉडर्न भी हो जाएगा। तो तीनों के सारे क्वेश्चन जो है इसमें कंपाइल किए गए हैं। अब बात करते हैं 2023 के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन जो है 2023 में पूछा गया था, कुछ पुस्तकें देके उसके जो है विषय में पूछा गया था कि उस पुस्तक में क्या लिखा गया है। तो पहली पुस्तक थी मीरात-ए-सिकंदरी। मीरात-ए-सिकंदरी। तो इसमें गुजरात के विषय में लिखा गया, गुजरात की जानकारी दी गई है। अगली पुस्तक है जो है बुरहान-ए-मासिर। तो इसमें बहमनी के अहमदनगर का इतिहास दिया गया है। बहमनी साम्राज्य का जो अहमदनगर है उसकी जानकारी दिखाई गई है इसमें। अगली है रियाज-उस-सलातीन। तो इसमें जो है बंगाल के इतिहास की जानकारी दी गई है। अगला है रियाज-उल-इंसा। तो इसमें जो है महमूद गाँवा के पत्रों का संग्रह जो है इसमें लिखा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किसने फिरोज शाह तुगलक के नगरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया था। तो कौन हो जाएगा? वो अजीजुद्दीन खान हो जाएंगे। इन्होंने जो है 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया था। बात करते हैं दलाइल-ए-फिरोज़शाही, फारसी भाषा में लिखा गया काव्य संग्रह है। इसका वर्णन जो है इसमें वर्णन किया गया है इसका। फिर अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? तो हो जाएगा अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति इसके और अनुशीलन समिति की बात करें तो इसने एक बर्रा डकैती भी जो है इसको भी अंजाम दिया था इसने। बात करें यह दिल्ली षड्यंत्र केस 1912 के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये अनुशीलन समिति के द्वारा किया गया कार्य। और इसमें मास्टर अमीर चंद हो जाएंगे, रास बिहारी बोस, अवध बिहारी आदि जो लोग थे इसमें संबंधित थे। दीनानाथ सरकारी गवाह बन गया था, जिसके कारण इन लोगों को है सजा हो गई थी या ये लोग पकड़े गए थे। तो पूछा जा सकता है कि इसमें जो सरकारी गवाह बना था कौन था? तो दीनानाथ हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। तो ये जो कुछ दर्शन दिए गए हैं तथा उसके प्रवर्तक पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछा जा चुका है, तो इसको थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसमें बात करें सांख्य दर्शन की, तो इसके प्रतिपादक कपिल हो जाएंगे, श्री कपिल। और योग पतंजलि से संबंधित है। चारवाक के प्रतिपादक चारवाक हो जाएंगे। न्याय की बात करें तो गौतम से संबंधित है। और वैशेषिक जो है कणाद, और पूर्व मीमांसा जैमिनी तथा उत्तर मीमांसा जो है बदरायण। उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक कौन है? बदरायण। फिर अगला क्वेश्चन जो है, भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब हुआ था? तो 1871। हालांकि भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम 1871 में है। अब इसके क्वेश्चन 2-3 हो सकते हैं कि एक तो 1872 हो जाएगा जो कि लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। पर अगर कभी-कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्यवस्थित रूप से पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1881 आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, चरक संहिता कितने अध्यायों एवं खंडों में विभाजित थी? ये विभाजित है। तो जो है चरक संहिता में 120 अध्याय और 8 खंड हैं। इनसे मिलकर जो है चरक संहिता का निर्माण हुआ है, जो कि काहे से संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है, चिकित्सा। और चरक संहिता के जो है प्रतिपादक की बात करें, बुक लेखक की बात करें तो भरत मुनि हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? उसके नेता तो हो जाएंगे इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय। इन तीनों लोगों ने संयुक्त रूप से इसकी जो है गठन किया था। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें तो वैदिक कालीन प्रशासन में भागदू या भागदूध कहीं पे लिखा होता है, तो वो अधिकारी कौन होता था? तो ये जो होता था राजस्व जमा करने का कार्य करता था। कौन? भागदू। मिलिंद पन्नू राजा मिलिंद तथा किस बौद्ध भिक्षु के मध्य जो है बातचीत की गई है? तो नागसेन हो जाएगा, नागसेन। इस उपन्यास में लिखा गया है ये। अगला हो जाएगा विभिन्न पेशवाओं का शासनकाल। तो सबसे पहले आते हैं महाराजा विश्वनाथ, जो कि 1713 से 1720 कार्यकाल होता है इनका। अब नेक्स्ट टाइम आते हैं बाजीराव प्रथम, जो कि 1720 से 1740 तक। माधवराव 1761 से 1772। और अगला जो है नारायण राव है, वो 1772 से 1773, 1 साल का कार्यकाल होता है इनका। अगला क्वेश्चन की बात करें तो ये हो जाएगा ईवी रामास्वामी नायकर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था, जाहिर सी बात है लिया था बिल्कुल। और दूसरा कथन है उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी थी, क्योंकि कांग्रेस गैर ब्राह्मणों की चिंताओं पर महत्व देने में सक्षम नहीं था। तो ये दोनों कथन जो हैं सही हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था
खरीदादार कौन होते थे? खरीदादार, तो खरीदादार जो होते थे वो फरमानों को भेजने वाला अधिकारी होता था। हालाँकि यह मुझे भी जानकारी नहीं थी इसके बारे में। खरीदादार कौन होते हैं? तो ये फरमानों को भेजने वाला संदेशवाहक होता है अधिकारी। अगला क्वेश्चन की बात करें तो पुराणों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। हाँ, सही बात है। दूसरे की बात करें तो वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है, ये भी सही है। अगला जो है मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन राजवंश से संबंधित है, ये भी सही है। तो इसमें जो है तीनों कथन सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत पर आक्रमणों का सही क्रम क्या होगा? तो इसमें सबसे पहले पर्सिया या ईरानियों ने आक्रमण किया, फिर यूनान, फिर यवन, फिर शक, पहल्लव और कुषाण। तो हिंद, यूनान, शक, पहल्लव, कुषाण ये भी एक कालक्रम हो सकता है। अब पर्सिया की बात करें तो हखामनी साम्राज्य से संबंधित है ईरान। अगला क्वेश्चन हो जाएगा किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? तो अधिनियम 1919 के माध्यम से जो है चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना 1920 में जॉर्ज पंचम के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कैप्टन हॉकिंस के बारे में कौन सा कथन सही है? तो वह 1608 ईस्वी में भारत या सूरत पहुंचा, सही बात है। दूसरा, वह तुर्की भाषा का अच्छा ज्ञाता था, ये दोनों सही हैं। और ये जहांगीर के दरबार में पहुंच जाते हैं कैप्टन हॉकिंस 1608 में। अगला क्वेश्चन है संगीत की टप्पा शैली किस मुगल सम्राट में विकसित की गई थी? सम्राट के मतलब शासनकाल में विकसित हुई थी, तो मोहम्मद शाह के समय 1719 से 1748 शासनकाल में जो है। और टप्पा शैली की बात करें तो हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है टप्पा शैली। और अगला क्वेश्चन जो है इसमें कुछ पुरातात्विक स्थल दिए गए हैं और उनसे जो है उनकी वर्तमान स्थिति कहाँ पे है, तो ये पूछा गया है। तो नेवासा जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र में स्थित है, और ईशमपुर की बात करें तो ये वर्तमान कर्नाटका में है। डीडवाना जो कि राजस्थान में है, और गुड़ियाम गुफा जो है तमिलनाडु में है वर्तमान में। तो ये फिर से इनको रिपीट किया जा सकता है, तो याद कर लेना। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये भी कालक्रम से संबंधित है। तो सबसे पहले होम रूल लीग आंदोलन होता है जो कि 1916 में होता है, जो कि दो लोगों ने स्टार्ट किया होता है, एक तो बाल गंगाधर तिलक और दूसरा एनी बेसेंट। दूसरा जलियांवाला बाग तो 13 अप्रैल 1919 में होता है। अगला खिलाफत आंदोलन तो अक्टूबर 1919 में स्टार्ट होता है। मोपला विद्रोह की बात करें तो केरल में होता है जो कि 1921 में। और चौरी चौरी की घटना जो कि 5 फरवरी 1922 उत्तर प्रदेश में होती है। तो इस प्रकार इनका कालक्रम होगा। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट वो कौन थी? तो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट थी। और अन्य जो रेजिमेंटें थी उनकी बात करें तो गांधी ब्रिगेड हो जाएगी, नेहरू ब्रिगेड और सुभाष ब्रिगेड। ये 3 अन्य याद करने वाली हैं, ये भी पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है इसमें कुछ लोग दिए गए हैं, फिर उनसे पूछा गया है कौन या किससे संबंधित है। तो शाह तुर्कान की बात करें तो इल्तुतमिश की माँ थी शाह तुर्कान। और हमीदा बानो बेगम की बात करें तो ये अकबर की माँ थी। और रजिया की बात करें तो रजिया के पिता रजिया जो हैं ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। तो रजिया जो है इल्तुतमिश की पुत्री थी। और गुलबदन बेगम की बात करें तो बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कौन सी महिला 23 नंबर की, तो कौन सी महिला भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं थी? तो इसमें जो है कनकलता बरुआ, मातंगनी हजारा और अरुणा आसफ अली ये जो थे ये संबंधित थे। बाकी बात करें अगर शांति घोष और सुनीति चौधरी, तो ये जो थी ये जलियांवाला किस्से के इसे भारत छोड़ो आंदोलन से पहले ही ये लोग जो है और एक कांड किया था। इन लोगों ने जो है गवर्नर जनरल पे गोली चला दी थी इन लोगों ने, कॉलेज में एक इवेंट था उसके दौरान। तो ये लोग पहले ही गिरफ्तार हो जाते हैं। अगली बात करें जिलाधिकारी, ये लिखा भी है जिलाधिकारी को गोली मार देते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 1857 के विद्रोह से संबंधित है कि कहाँ पे सबसे पहले जो है विद्रोह स्टार्ट किया गया था। तो बैरकपुर छावनी में सबसे पहले हुआ था जो कि 29 मार्च 1857 में। फिर मेरठ में हुआ था 10 मई 1857। लखनऊ की बात करें तो 30 मई 1857। और झांसी में सबसे लास्ट में जो है 5 जून 1857 को पहुंचता है संघर्ष। अगला क्वेश्चन कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गोहत्या को समाप्त किया था? जैनुल आबदीन हो जाएंगे। वो कौन? जैनुल आबदीन। इनका कार्यकाल की बात करें तो 1423 से 1474 तक इनका कार्यकाल रहता है। और पहला शासक जो है समाप्त करने वाला, और जजिया को सबसे पहले किसने समाप्त किया था? तो जैनुल आबदीन हो जाएंगे। और बाद की बात करें तो बाद में अकबर ने भी इसको खत्म किया था। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। तो हड़प्पा सभ्यता से कुछ क्वेश्चन पूछे गए जो कि उसके अवस्थिति के बारे में पूछा गया है। तो जो है हड़प्पा सभ्यता के उत्तर की बात करें
तो उत्तर में मांडा है, मांडा जम्मू कश्मीर में जो कि चिनाब नदी के किनारे है। और दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में जो दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, और दैमाबाद की बात करें तो प्रवरा नदी के किनारे स्थित है, प्रवरा नदी। अब बात करते हैं पश्चिम में सूतकांगे डोर। तो सूतकांगे डोर जो है पाकिस्तान में वर्तमान में है, जो कि दास्क नदी के किनारे स्थित है, दास्क नदी। अगला बात करें आलमगीरपुर, तो आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में है, जो कि हिंड नदी के किनारे स्थित है। तो ये नदियों का कालक्रम भी या अवस्थिति भी पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हिस्ट्री से जो कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 26 क्वेश्चन जो है 2023 में हिस्ट्री से पूछे गए हैं, जो कि बहुत बड़ा वेटेज रखते हैं। अब बात करते हैं 2022 की। तो 2022 का पहला क्वेश्चन है, अशोक का कौन सा शिलालेख जो है धार्मिक संश्लेषण का जो है ज्ञान देता है, जानकारी देता है। तो 12वां शिलालेख हो जाएगा, जिसमें कहा गया सभी लोग आपस में सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने की बात कही गई इसमें। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको विक्रमादित्य भी कहते हैं के संदर्भ में कथन कौन सा सही है। तो शक विजय के संदर्भ में सबसे पहले प्रबल प्रमाण पत्र जो है प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं, जो कि पहला कथन सही बात है। अगला क्वेश्चन है, इनकी तौल लगभग 33 ग्रेन की थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की जो सिक्कों की जो माप थी वो 33 ग्रेन की थी, तो ये भी कथन सही हो जाता है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल ने नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं। तो मोहनजोदड़ो एवं लोथल से, चूंकि लोथल में एक गोदीवाड़ा भी था और गोदीवाड़ा वहीं पे होगा जहाँ पे नाव आते होंगे, तो इस चीज़ से भी इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो मोहनजोदड़ो और लोथल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कुछ दर्शन दिए गए थे और प्रतिपादक, ये इसकी बात करें तो ये भी देखे थे रिपीट तो नहीं है, खैर वहाँ पे दर्शन दिए गए थे दूसरे। यहाँ पे जो है विशिष्टाद्वैत दर्शन किसका है, तो रामानुजाचार्य का हो जाएगा। विशिष्टाद्वैत मतलब विशिष्ट, तो रामानुजाचार्य हो जाएगा। द्वैत माधवाचार्य से संबंधित है, और द्वैताद्वैत के प्रतिपादक जो है निम्बार्क हो जाएंगे, और शुद्धाद्वैत जो है वल्लभाचार्य ने प्रतिपादित किया है। तो इस प्रकार ये दर्शन भी, हालांकि अन्य दर्शन भी हैं लेकिन ये मोस्टली पूछे जाते हैं अधिकतर। अगला क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कुछ दिए गए थे, कुछ अभिलेख दिए गए थे, पूछा जा रहा है कि कौन से शासक के समय के हैं। तो असीरगढ़ ताम्रपत्र अभिलेख जो है ये सर्ववर्मन से संबंधित है। जौनपुर प्रस्तर अभिलेख ईश्वरवर्मन से संबंधित है, और हरहा पाषाण अभिलेख जो है ये ईशान वर्मा से संबंधित है, ईशान वर्मन। फिर देववरकाक अभिलेख की बात करें तो जीवित गुप्ता द्वितीय से संबंधित है ये वाला अभिलेख। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें 6 नंबर की, तो औरंगजेब के शासनकाल की घटनाओं का कालक्रम, इसमें जो है उसकी विजय का कालक्रम पूछा गया था। तो सबसे पहले कि कौन से बनारस के सुजा की पराजय होती है, सबसे पहले बनारस के सुजा की पराजय सबसे पहले होती है फरवरी 1658। फिर धर्मत की विजय होती है, धर्मत का युद्ध भी कह सकते हैं इसको, जो कि 15 अप्रैल 1658 में होती है। फिर सामूगढ़ की लड़ाई जो कि 29 मई 1658 में होती है। और अगला जो है देवराई की लड़ाई, तो ये 13 मार्च 1659 सबसे लास्ट में होती है। तो इस प्रकार इसका कालक्रम हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कुछ स्थान या भवन दिए हैं महल, और इनके निर्माणकर्ता की बात करा गया है। तो सुल्तानगढ़ी की बात करें तो ये इल्तुतमिश ने बनवाया है सुल्तानगढ़ी, और लाल महल बलबन ने बनवाया था। और जमायत खाना मस्जिद की बात करें तो इसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। और 2.5 दिन का झोपड़ा, इसको 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहते हैं, तो इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का जो है कालक्रम पूछा गया था। तो इसमें जो है सबसे पहले आता है गुजरात विजय, जो कि 1299 में होती है। फिर रणथंभौर का अभियान होता है 1301, फिर चित्तौड़गढ़ 1303, और वारंगल 1310। तो इस प्रकार इसका कालक्रम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, शेर शाह को प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे। तो मारवाड़ शासक मालदेव जो हैं उनके वीर योद्धा सेनापति थे ये दोनों, और इन्हीं के वजह से इसने कहा था शेर शाह ने कि मात्र एक मुट्ठी के बाजरे के लिए मैं पूरा अपना साम्राज्य जो है खो देता। तो ये किससे संबंधित है, जैता और कुंपा के बारे में। अगला क्वेश्चन भी कालक्रम से संबंधित है। तो सकरखेड़ा का युद्ध जो है 1724 में कहाँ होता है, बरार में। अगला बेदरा का युद्ध होता है 1759 में अंग्रेज और डचों के मध्य, बेदरा का युद्ध। फिर पोर्टोनोवा का युद्ध होता है 1781 सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। और मुदकी का युद्ध जो है 1845 में होता है अंग्रेज और सिखों के मध्य। तो अगला क्वेश्चन आ जाएगा, किसने बनारस के संस्कृत और हिंदी के विद्वान, जिसको कविंद्राचार्य कहते हैं, कविंद्राचार्य नाम था, कविंद्राचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। तो शाहजहाँ हो जाएंगे।
तो कबींद्राचार्य जो हैं शाहजहाँ के वहाँ दरबार में रहते थे। बात करें इनके निवेदन पर बनारस एवं इलाहाबाद में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था शाहजहाँ ने। तो ये पॉइंट भी नोट करने वाला है, पॉइंट भी नोटेड मी लॉट। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें अधिकारी और उससे संबंधित जो है वर्णन किया गया है। तो तलार जो होते थे तलार, तो तलार ये सुरक्षाकर्मी, रात्रि सुरक्षाकर्मियों के अधिकारी होते थे। और पट्टकोल की बात करें तो ग्रामीण कर वसूली करने का अधिकारी या ग्रामीण कर वसूल करने का जो उत्तरदायित्व होता था वो पट्टकोल पे होता था। फिर चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी जो होता था वो साहसाधिपति होता था, क्योंकि उसके पास साहस की ज़्यादा मात्रा होती थी। फिर चुंगी का संरक्षक जो होता था, चुंगी का संरक्षक, तो उसको बलाधिप कहते हैं, बलाधिप। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें व्यक्तियों से संबंधित और उसके जो कार्य या पद जो हैं उनसे संबंधित बात की गई है। तो इसमें बात करें डी.के. कर्वे, तो डी.के. कर्वे की क्या विशेषता है, ये विडो रीमैरिज एसोसिएशन के जो है सचिव थे, विडो रीमैरिज एसोसिएशन। तो विडो रीमैरिज एसोसिएशन जो संस्था थी, ये विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए जो है स्थापित करी गई थी। बात करते हैं जे.ई.डी. बेथुन, इन्होंने कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना करी थी, बेथुन ने। अगला कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य कौन थे, तो वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो जाएंगे। फिर बी.एम. मालाबारी की बात करें तो इन्होंने बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया था। यहाँ पे चारों लोगों की जो विशेषताएं अलग अलग हैं। बाल विवाह से बी.एम. मालाबारी संबंधित है और विधवा विवाह से डी.के. कर्वे। फिर अगला क्वेश्चन आता है सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे, तो ये काफ़ी सरल क्वेश्चन है, जो कि ज्योतिबा फूले। और कब हुआ था, तो ये 1873 में स्थापना हुई थी। और ज्योतिबा फूले की एक पुस्तक काफ़ी टाइम पूछी जा चुकी है बहुत बार, जो कि गुलामगिरी है। हालांकि एक और पुस्तक है सामाजिक सत्य धर्म, कुछ ऐसी पुस्तक का नाम है, तो वो भी पूछी जा सकती है। अगले बात करें तो इसमें भी कालक्रम की बात की गई, कुछ घटनाएं और उसका कालक्रम। तो गदर पार्टी की स्थापना जो कि 1 नवंबर 1913 को होती है, 1913। और बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंट कमेटी की स्थापना जो है 1914 में होती है। केंद्रीय असेंबली में बम कांड की बात करें तो 8 अप्रैल 1929 को होती है, जिसको भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अंजाम दिया था। अगला चिटगांव शस्त्रागार पर छापा, जो कि 18 अप्रैल 1930। इसकी बात करें तो इसकी जो है सूर्यसेन नाम के एक पर्सन थे, जिनको मास्टर दा भी कहते हैं, उन्होंने ये कार्य किया था। तो इनका कालक्रम जो है पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ज्योतिबा फूले से संबंधित थे, ज्योतिबा फूले जो हैं किस चीज़ से संबंधित थे, तो ज्योतिबा फूले ने जाति विरोधी आंदोलन को जो है बढ़ावा दिया था, स्टार्ट किया था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद जो है उससे रुष्ट होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों की दी हुई जो उपाधि थी नाइटहुड, उसको त्याग दिया था इन्होंने। फिर अगला क्वेश्चन जो है प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी, तो यहाँ पे देख लेना कभी कभी क्वेश्चन जो क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग बहुत ज़्यादा है। तो इसमें जो है सभी लोग, ज़्यादातर लोग ये आंसर टिक करेंगे 2 सितंबर 1946। लेकिन यहाँ पे देखो तो घोषणा की बात अलग है और गठन की बात अलग है। तो अगर अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के गठन की बात करता है तो 2 सितंबर 1946 हो जाएगा, पर अगर घोषणा की बात करता है तो 24 अगस्त 1946 को हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ जो है सुख सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका तूतीनामा नाम रखा था, तो वो ख्वाजा जियाउद्दीन कौन हो जाएंगे, नक्शबी, ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। तो 2022 की बात करें तो यहाँ पे पूछे गए हैं 19 क्वेश्चंस। अब बात करते हैं 2021 की, तो इसमें क्या है, और इसमें कुछ तीर्थांकर दिए गए हैं और उनसे निर्वाण स्थल की बात की गई है। तो ऋषभनाथ का निर्माण स्थल कहाँ पे है, निर्वाण स्थल मतलब जहाँ पे उनकी जहाँ पे उनका जो है लास्ट में उनको जो है, तो ऋषभनाथ का जो है निर्माण स्थल अष्टापद हो जाएगा, अष्टापद। और नेमिनाथ की बात करें तो उर्जयंत हो जाएगा, उर्जयंत। महावीर पावापुरी और वासुपूज जो हैं इनका चंपापुरी हो जाएगा, चंपापुरी। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी, मांडी जो कि कहाँ पे स्थित है, तो मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो हड़प्पा सभ्यता का स्थल है मांडी, मांडी जम्मू मुजफ्फरपुर जो है मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सातवाहन शासकों के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि के पोषक थे, बिल्कुल सही बात है। और बात करें सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को जो है अधिक प्रोत्साहन मिला था, तो ये दोनों कथन हैं वो सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो कथन क्या दिया गया है, मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था, जाहिर सी बात था ही। केंद्रित जो है केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की
प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति थी। हम ये भी सही है, तो एक दोनों क्वेश्चन भी सही हैं और एक कारण जो है कथन की व्याख्या भी सही करता है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे कुछ शासक दिए गए हैं और उससे संबंधित राज्य की बात करते हैं। तो राणा हमीर देव का शासन कहाँ था? मेवाड़ में। और राणा चुंडा की बात करें तो इनका शासन जो था मारवाड़ में था। तो राणा हमीर देव का मेवाड़ हो जाएगा और राणा चुंडा का मारवाड़। और मलिक राजा फारूकी, तो फारूकी जो है खान देश से संबंधित थे। और मलिक सरवर जो कि ख्वाजा जहाँ, ये जौनपुर से संबंधित थे। तो जौनपुर की स्थापना जो है ख्वाजा जहाँ ने की है, सरवर ख्वाजा जहाँ। अगले क्वेश्चन में जो है कालक्रम पूछा गया था। तो इसमें साइमन कमीशन का गठन 1927 में होता है। नेहरू रिपोर्ट 1928, शारदा अधिनियम बी एम मालाबारी के सहयोग से 1929 और दांडी मार्च जो है 1930। तो इनका कालक्रम ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, उस विदेशी पत्रकार का नाम जिसने धरसाना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में लिखा है, तो वेब मिलर हो जाएंगे। इन्होंने लाठीचार्ज अपनी आंखों से स्वयं खड़े होकर देखा था वहाँ पे, अंग्रेजों के द्वारा किए जा रहे जो है क्या कहते हैं उसको, ज़बरदस्ती पिटाई करना लाठियों से, एक तरफ से सबको पीटना। तो इन्होंने वो कौन पत्रकार हो जाएंगे? वेब मिलर। अगला क्वेश्चन है, 1926 ईस्वी में गठित जो नौजवान भारत सभा थी, नौजवान सभा, उसका प्रारंभिक सदस्य कौन था? तो इसमें भगत सिंह हो जाएंगे, छबील दास, यशपाल, ये सारे लोग हो जाएंगे। और इसकी स्थापना की बात करें, लाहौर में इसकी स्थापना होती है 1926 में। ये कब होती है? एचआरए के गठन के बाद होती है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के बाद। अब बात करते हैं विदेशी यात्रियों का कालक्रम जो है वो पूछा गया है। तो राल्फ फिंच जो है ये 1583 में अकबर के दरबार में आते हैं। और विलियम हॉकिंस 1609 ईस्वी में जो कि जहांगीर के दरबार में आते हैं। कहीं कहीं पे 1608 भी होता है, 1608-9। और निकोलस डाउंटन की बात करें तो 1614 में जहांगीर के दरबार में आते हैं। और सर थॉमस रो की बात करें तो 1615 जहांगीर के दरबार में ये भी आते हैं। ज़्यादातर लोग जो है जहांगीर के शासनकाल में आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, 1924 का कानपुर षड्यंत्र जो है इसमें कौन कौन शामिल थे? तो इसमें एम.एन. राय हो जाएंगे, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद और रामचरण शर्मा, इतने लोग इसमें शामिल थे। किंतु M.A. अंसारी का नाम दिया गया था जो कि इसमें शामिल नहीं थे, तो यही हम लोगों को जो है एलिमिनेट करना था। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं और जहां पृथक मताधिकार हो? तो ये कथन किसका है? ये कथन जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है। अगला क्वेश्चन, वायकोम सत्याग्रह के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था, सही बात है, भाग लिया था। और अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध यह सत्याग्रह था। केरल में वायकोम केरल से संबंधित क्षेत्र है, यहाँ पे 1924-25 के दौरान ये शुरू हुआ था। तो तीनों कथन सही हैं। वायकोम सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता की बात करें तो वो कौन हो जाएंगे? हो जाएंगे E.V. रामास्वामी नायकर, जिन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन भी चलाया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल के स्थापक कौन? तो सर विलियम जोन्स ने 1784 में इसकी स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किसने कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो है इन्होंने कभी भी INC की अध्यक्षता नहीं की है। हालांकि 1917 में जो है एनी बेसेंट को अध्यक्षता के लिए सिफारिश जरूर की थी। अगले क्वेश्चन की बात करें, विभागीय पद्धति कब शुरू की गई थी? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में भारतीय परिषद अधिनियम जो है 1861 के दौरान विभागीय प्रणाली की स्टार्टिंग करी जाती है ऐतिहासिक स्वरूप में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की थी? तो लाहौर हो जाएगा, लाहौर। स्वयं प्रधान न्यायाधीश के रूप में कार्य करते थे और न्याय प्रदान करते थे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक के लेखक जानकारी सबको ही होगी, जो कि दादा भाई नौरोजी ने 1901 में लिखा है। और इसी में इन्होंने धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया है, द वेल्थ ऑफ थ्योरी। धन के बहिर्गमन के सिद्धांत दिया है कि कैसे अंग्रेज भारत के धन को लूट के ले गए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो फवायदुल फवाद पुस्तक में जो है निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण किया गया है। किसने इसका संकलन किया है? तो अमीर हसन सिद्जी ने जो है इसका संकलन किया है। तो यहाँ हम 2021 की बात करें तो 18 क्वेश्चन यहाँ भी पूछे गए हैं। अब बात करते हैं प्रीलिम्स 2020 की। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा, किस वंश को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया? श्री पर्वतीय, तो कौन सा हो जाएगा? वो इक्ष्वाक वंश हो जाएगा। इक्ष्वाक वंश के शासकों को जो है श्री पर्वतीय कहा गया है। अन्य नाम की बात करें तो आंध्र भृत्य या अंधों का नौकर कहा गया तथा इनको और इनकी स्थापना
इक्ष्वाकु के संस्थापक की बात करें तो श्री शांतमूल था, श्री शांतमूल। अगले क्वेश्चन की बात करें, मौर्य काल में एग्रोनोमोई जो अधिकारी होता था उसका क्या कार्य होता था, तो वो मार्ग निर्माण अधिकारी होता था, एग्रोनोमोई। अगर इसकी बात करें तो यो यूपी में तो पूछा ही गया है, यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है, एग्रोनोमोई। अगली महाजनपदों से संबंधित है तो उसकी राजधानी पूछी गई है, तो मत्स्य की राजधानी विराटनगर हो जाएगी, जो कि अलवर राजस्थान में वर्तमान में स्थित है। कुरु की राजधानी बताएं तो इंद्रप्रस्थ हो जाएगी, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। और सूरसेन मथुरा ये भी यूपी में है। और अस्मक की राजधानी पोटन हो जाएगी, पोटन या पोटली या पोतन ये सारे शब्द लिखे होते हैं। तो इसकी एकमात्र ऐसा जो है महाजनपद है जो दक्षिण भारत में स्थित है, बाकी सारे उत्तर भारत में स्थित हैं। तो जानकारी स्रोत की बात करें तो बौद्ध ग्रंथ में जो है अंगुत्तम निकाय और महावस्तु इनके माध्यम से, तथा जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र, इन सभी ग्रंथों में जो है 16 महाजनपदों की जानकारी दी गई है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था, तो 1850 में जो है लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम का विलय भारत में किया था 1850 में। पहली बार भीमबेटका गुफा के महत्व को किसने खोजा था, तो कौन हो जाएंगे वो हो जाएंगे डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकंकर। समय की बात करें तो 1957-58 के समय। और रायसीना जिला मध्य प्रदेश में स्थित है ये भीमबेटका गुफाएं। अगला क्वेश्चन जो है हड़प्पा सभ्यता के पुरा स्थल और वर्तमान राज्य की बात की गई है। तो बालू की बात करें तो बालू हरियाणा से संबंधित क्षेत्र है। मांडा जो की बात करें सबसे उत्तरतम क्षेत्र था मांडा, जो कि चिनाब नदी के तट पर स्थित है, जम्मू कश्मीर। और पाडली की बात करें तो ये गुजरात में हो जाएगा, और हुलास उत्तर प्रदेश। तो ये याद करने वाले हैं पॉइंट, एक बार फिर से गो थ्रू कर सकते हैं आप लोग। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कथन दिया है मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग, अबू जयीद और अलमसूदी ने तथा अलबर्मी ने किया है। और दूसरा कथन है शाम्बपुर यात्रोत्सव जो कि सूर्य पूजा से संबंधित है। तो ये दोनों कथन सही हैं आपस में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, तो नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक काल कृषक सभ्यता थी, कृषक समाज था। और ऋग्वैदिक समाज की बात करें तो चारागाह था, मुख्य व्यवसाय इसका चारागाह था। और मध्यकाल की बात करें तो यहाँ पे जमींदारी व्यवस्था जो है पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी थी। अब बात करें अगली व्यवस्था, तो जजमानी व्यवस्था जो है ये उत्तर भारत में चलती थी। और 12 बलूट व्यवस्था ये महाराष्ट्र से संबंधित है। बात करें मिरासी व्यवस्था की तो तमिलनाडु। और अडाडे व्यवस्था जो है ये कर्नाटक में चलती है। जिसमें क्या पूछा गया है, कुछ किताबें दी गई हैं और उसके जो लेखक हैं और उनके संबंधित कालक्रम की बात की गई है। तो किताबुल हिंद के लेखक जो हैं अलबरूनी हैं, और ये महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत में 11वीं शताब्दी में आए थे। और पृथ्वीराज रासो की बात करें तो पृथ्वीराज रासो के लेखक जो हैं रचनाकार चंद्रबरदाई, और ये 13वीं शताब्दी में लिखी गई। तबकात नासिरी की बात करें तो मिनहाज उस सिराज ने, और फतवा जहानदारी को जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें तो 1687 में औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले पर अधिकार किया था। उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था, तो अबुल हसन कुतुब शाह थे। और तो उस समय जो है अबुल हसन कुतुब शाह जो कि अंतिम शासक थे। और संस्थापक की बात करें अगर, गोलकुंडा के संस्थापक कुली कुतुब शाह थे। अगला क्वेश्चन जो है, अकबर ने विवाह आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था, सही बात है। अकबर ने लड़कियों के अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा के विवाह करने की स्वतंत्रता थी। तो ये दोनों कथन सही हैं। अकबर ने एक ऐसी प्रथा चलाई थी जिसके माध्यम से लड़कियां जो है अपने अनुसार अपनी पसंद से शादी कर सकते थे, जिनके ऊपर जो है पारिवारिक दबाव से बचा जा सकता था। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें तो दीवान तन जो होता था ये जागीर और वेतन की देखरेख करता था, ये अधिकारी होता था। मुस्तौफी की बात करें तो राज्य के आय व्यय का लेखा जोखा जो रखता था वो मुस्तौफी कहलाता था। फिर अगला मुशर्रिफ की बात करें, मुशर्रिफ तो ये कार्यालय को संभालने का कार्य करता था। अगला अधिकारी जो है वकियानवीस, जो कि प्रमुख घटनाओं एवं फरमानों को सूचीबद्ध करता था। तो ये वकियानवीस हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो कि अजमेर में स्थित हैं, दिन करीब इनका दौलताबाद हो जाएगा। और शेख मोहम्मद हुसैन की बात करें हुसैनी तो गुलबर्गा हो जाएगा। और शेख निजामुद्दीन औलिया की बात करें तो दिल्ली हो जाएगा। 7 सुल्तानों का शासन कहते हैं निजामुद्दीन औलिया को। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस मुगल कालीन नहर का निर्माण जो है फिरोज शाह की रजब वाह को पुनर्जीवित करके किया गया था, तो वो सहाब नहर हो जाएगी। कौन सी, सहाब नहर। अगले क्वेश्चन की बात करें, किताब ए नौरस जो है इसमें 9 रसों की बात की गई थी।
तो किस इसके पुस्तक के लेखक कौन है? तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय हो जाएंगे, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। अगला कथन दिया है, इसमें कुछ कथन दिए गए हैं। तो हमें चोलों के विषय में अनेक पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी मिलती है, जो कि कथन सही भी है। चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिसमें विजयों का ऐतिहासिक विवरण मिलता है, तो ये भी सही है। और दक्षिण भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा जाता है किसको? चोलों को। तो ये तीनों कथन जो है चोलों से संबंधित हैं और सही भी हैं। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1919 जो कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधि भेजा गया था, तो वो कौन थे? तो NM जोशी थे, जिनको पूरा नाम नारायण मल्हार जोशी है। और इनके सलाहकार की बात करें तो VP वाडिया थे, जो कि 1918 में मद्रास लेबर यूनियन का गठन भी किया था इन्होंने, VP वाडिया ने। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक्सला सैपल संधि 1748 की संधि जो है, इसके इसके बारे में दो कथन दिए गए हैं जो कि सही है। कौन सा सही है, कौन सा नहीं? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति 1746-48 से संबंधित है, बहुत बिल्कुल सही बात है। अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो जाता है फ्रांसीसियों से, हाँ, तो इसमें दोनों लोगों को उनके जो विजित क्षेत्र थे एक दूसरे को वापस कर देते हैं। और 1748 में एक्स्ट्रा सैपल संधि होती है, जो कि कर्नाटक के प्रथम युद्ध से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कुछ यहाँ पे अधिनियम दिए गए हैं और ये पूछा गया है कब का है उनका कालक्रम। तो भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878, शाही पद अधिनियम 1876 और भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम जो है 1861 में आता है। और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम की बात करें तो 1869 में आता है। तो ये दोनों जो है लॉर्ड लिटन के शासनकाल में आते हैं और ये लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में आते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज में महात्मा गांधी, महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिड़ला, मीराबेन और सरोजिनी नायडू, इन लोगों ने जो है शामिल हुए थे, भागीदारी की थी। ऑप्शन में एक राजेंद्र प्रसाद को भी दिया गया था, जो कि राजेंद्र प्रसाद नहीं गए हुए थे। बात करें द्वितीय गोलमेज का कार्यकाल तो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चलता है, जिसमें कोई परिणाम अच्छा नहीं निकलता है। अगले क्वेश्चन की बात करें 23 नंबर जो कि है, तो किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो हैदर अली हो जाएंगे, टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली, फ्रांसीसी सहायता से वो भी। अब बात करते हैं प्रीलिम्स 2019 की। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, अकबर ने शेर शाह की तरह राज्य के सिक्कों को प्रचलन को जो है नियमित करने का प्रयास किया था, कथन एक है। और कारण क्या है, शेर शाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का जो सिक्का होता था वो दाम होता था। तो ये दोनों कथन जो है सही हैं, परंतु ये जो दूसरा कथन है इसकी व्याख्या नहीं करता है। तो कथन दोनों सही है परंतु एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये कालक्रम से संबंधित था। इसमें बिलग्राम का युद्ध जो है 1540 में शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य होता है। और सरनाल के युद्ध की बात करें तो 1572 में होता है। और धर्मत का युद्ध जो कि 1658 में दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य होता है उत्तराधिकार के लिए। और जजाऊ का युद्ध 1707 में बहादुर शाह प्रथम तथा मोहम्मद आजम शाह के मध्य होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हठ योग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो हठ योग नाम पंथियों द्वारा जो है अपनाया गया था, सही बात है। हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। और इसके संस्थापक की बात करें तो मत्स्येंद्र नाथ और प्रमुख आचार्य जो हैं गोरखनाथ हैं। तो ये तीनों कथन जो हैं हठ योग से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एकता व्यवस्था जो है, एकता व्यवस्था की विशिष्टता क्या क्या है? तो एकता व्यवस्था में जो है राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था होती है और सियासत नामा से जानकारी प्राप्त होती है, जो कि निजामुल मुल्क तूसी से संबंधित है। अगली बात करें तो मुक्ति वली या इक्तेदार को जो है सैनिक रखने की भी आवश्यकता होती थी या सैनिक रखने पड़ते थे। भारत में सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी ने एकता व्यवस्था को जो है स्टार्ट किया था, बांटा था। और सुव्यवस्थित रूप की बात करें तो इल्तुतमिश ने इसको सुव्यवस्थित रूप प्रदान किया था। और वंशानुगत नहीं थी हालांकि, परंतु फिरोज शाह तुगलक के समय तक आते आते वंशानुगत हो गई थी एकता व्यवस्था। फिर अगला क्वेश्चन जो है किताब और उनके लेखक से संबंधित है। तो पहले की पुस्तक है तबकात ए नासिरी, जिसके लेखक मिनहाज उस सिराज हैं, जो कि अभी हमने देखा था, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी से संबंधित है, जियाउद्दीन बर्नी। और शम्स ए सिराज अफीफ। बात करें तुगलकनामा की तो तुगलकनामा को अमीर खुसरो ने लिखा है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा है। और रेहला की बात करें तो रेहला इब्न बतूता ने लिखा है, जो कि मोहम्मद महमूद गजनवी के समय आए थे साथ में। अगली बात करें 6 नंबर की, तो जो है दाम, ये ताम्र मुद्रा होती थी, तांबे की बनाई गई थी,
जो कि शेरशाह सूरी द्वारा, और चांदी का जो है रुपया होता था। तो दाम जो होता था तांबे का होता था और चांदी का रुपया होता था। और देसाई जो है राजस्व अधिकारी को कहते थे। दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता था। और भूमि इकाई की बात करें तो जरीब जो है एक भूमि इकाई की होती थी, चेन टाइप की होती थी, जिसे भूमि मापन किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, मुल्ला दाऊद के रचनाकार चंदायन हो जाएंगे, और दामोदर कवि जो है पद्मावती कथा के रचनाकार हैं। सोमनाथ राग विभोध के रचनाकार हैं, और आशिका के रचनाकार जो है वो अमीर खुसरो हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन जो है, किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण प्रदान किया था? तो भाटा के राजा जो है रामचंद्र सिंह ने संरक्षण प्रदान किया था। अगले की बात करें तो पल्लव की राजधानी क्या हो जाएगी? कांची। और पांड्य की मदुरई, यादवों की राजधानी देवगिरी तथा काकतीय वंश की राजधानी वारंगल हो जाएगी। हालांकि इसको पढ़ने का होता नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे स्मारकों का जो है कालक्रम पूछा गया था। तो अटाला मस्जिद जो कि जौनपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो 1408 में बनाई गई थी। और शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में जो कि 1545 में बनाया गया था। हुमायूं मकबरा जो कि दिल्ली में है, ये 1570। और रबिया उद्दौरानी का मकबरा जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, तो 1651-61 के मध्य बनाया गया था। और राबिया उद्दौरानी की मकबरा की बात करें तो बीबी का मकबरा भी कहते हैं, दक्कनी ताज और ताजमहल की नकल या नकली कापी कहा जाता है। तो ये सारे नाम जो हैं राबिया उद्दौरानी की मकबरे की नाम है। अगला क्वेश्चन, मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में कौन कौन से कथन कहे गए हैं? तो मनसबदारी व्यवस्था जो है राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। सही बात है। मनसबदारी का पद योग्यता एवं वरीयता क्रम पर आधारित था, ये भी सही है। हाँ, पर एक बात यहाँ पे है कि वंशानुगत नहीं था, एकता व्यवस्था की तरह वंशानुगत नहीं था ये। और जात एवं सवार की बात करें तो इनके जो है 3 जात और सवार, इनकी 3 श्रेणियाँ होती थी। 3 श्रेणियाँ। प्रथम श्रेणी की बात करें तो प्रथम श्रेणी में जात सवार रैंक के बराबर होते थे। दूसरे में जात जो हैं वो सवार रैंक से ज़्यादा या बराबर के होते थे। और तीसरे की बात करें तो ये जो होते हैं ये कम होते थे, जात रैंक से कम नीचे होते थे। और जात जो होते थे वेतन सवार जो घोड़ों की संख्या से संबंधित थे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है? तो मार्कंडेश्वर मंदिर जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, 9वीं से 12वीं सदी के मध्य जो है महाराष्ट्र में बनाया गया। बात करें, इसे मिनी खजुराहो भी कहते हैं, मिनी खजुराहो, और यह नगर शैली में बनाया गया है। बात करें यहाँ पे कौन कौन से संप्रदायों से संबंधित है? तो शैव, वैष्णव, शाक्त, इन तीनों संप्रदायों से संबंधित है। कौन? मार्कंडेश्वर मंदिर, जिसको विदर्भ का खजुराहो कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो चित्राचार्य जो हैं वो चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणुशिल्प का संबंध किस कला से है? तो बांस कला से, बांस कला। बात करें बांस कला की, जन्म जो है उड़ीसा में और कर्मभूमि बिहार में है। किसकी? उपेंद्र नाथ की, चित्राचार्य उपेंद्र की। अगला क्वेश्चन है, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1872 में पारित किया गया था। इसको 1891 में एज ऑफ कंसेंट अधिनियम आया था, जो कि BM मालाबारी के प्रयासों से आया था। इसको शारदा अधिनियम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कुछ आंदोलनों से संबंधित है। तो पाबना विद्रोह जो कि 1873-75 में बंगाल में होता है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा क्षेत्र में। एका आंदोलन जो कि अवध में होता है 1922-24 के मध्य, बहराइच, हरदोई, सीतापुर, अवध उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में। संथाल विद्रोह, इसको हुल विद्रोह भी कहते हैं, तो ये कहाँ होता है? ये संथाल विद्रोह जो है कहाँ होता है? झारखंड क्षेत्र में 1855-56 के मध्य। बात करें तो इसके नेतृत्वकर्ता जो हैं सिद्धू और कान्हू दोनों लोग होते हैं। ताना भगत आंदोलन 1914 जो कि झारखंड से संबंधित है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये जो कि इसमें भी कार्यक्रम ही पूछा गया है। तो भारतीय जल सेना अधिनियम जो 1927 में बनाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 में स्टार्ट किया गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो ये 7 सितंबर 1931। और कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक निर्णय की बात करें तो ये 16 अगस्त 1932 को आता है। फिर अगला क्वेश्चन है, ये भी कालक्रम से संबंधित है। फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 5 नवंबर 1915 को हो जाती है। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 में होता है। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927। महात्मा गांधी की दांडी मार्च यात्रा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1931 तक होती है, 5 या 6 अप्रैल तक। तो ये क्वेश्चन जो है सारे के सारे रिपीटेड हैं, जो कि सारे ऑप्शन पहले भी पूछे जा चुके हैं 1-2 बार। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो
इंडियन नेशनल आर्मी जो है भारतीय राष्ट्रीय आर्मी के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। तो लाल किला दिल्ली में चलाया गया था, जो कि 1945 में हुआ था। और इसमें कौन कौन लोग शामिल थे? तो गुरबख्श थे, प्रेम सहगल और शहनवाज खान। और ये तीनों लोग जो थे 3 संप्रदायों से संबंधित थे, एक हिंदू, मुस्लिम और एक थे शायद सिख। तो इन जो है इन तीनों, इसलिए पूरे भारत में एक बार फिर से जो है पूरे भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख जो है एकता दिखाई देती है, धार्मिक एकता फिर से दिखाई देती है इनको छुड़वाने के लिए। और फिर बात करें कि इसमें मुकदमा के दौरान वकालत किसने की थी? तो प्रमुख जो थे अग्रणी वो थे भूला भाई देसाई, और इसके साथ में जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू और भी लोग थे, वल्लभ भाई पटेल भी थे, वेंकटजू थे, आदि लोग थे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कथन जो है बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुई थी, और उसे सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्युत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया था। और फिर कारण क्या था कि वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान और प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी, अरबी आदि का जानकार था। तो कारण और कथन ये दोनों सही हैं, पर एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रीय पंचांग शक संवत जो है कब हुआ था? तो 78 ईस्वी से संबंधित है। और राष्ट्रीय पंचांग जो कि 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। तो ये दोनों कथन हैं सही हैं। अगला क्वेश्चन जो कि कालक्रम से संबंधित पूछा गया था, तो इलाहाबाद की संधि कब होती है? तो 1765 में होती है। 1765 में कब कब होती है? पहली इलाहाबाद की संधि जो है वो होती 12 अगस्त 1765, और दूसरी होती 16 अगस्त 1765 को। और ये किसका परिणाम होती है? तो बक्सर युद्ध का परिणाम होती है 1764। मैंगलोर की संधि 1784, सालबाई की संधि 1782 और मद्रास की संधि जो है 1769 में होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हालांकि इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है घटनाओं का कालक्रम पूछा गया है यहाँ भी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 में स्टार्ट होता है। गांधी विन समझौते की बात करें तो 5 मार्च 1931 में होता है। और पूना पैक्ट की बात करें तो ये सितंबर 1932, और किप्स मिशन जो है 23 मार्च 1942 को आता है भारत। अगले क्वेश्चन की बात करें तो द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, इस पुस्तक के जो लेखक कौन है? तो बिपिन चंद्र हो जाएंगे। कौन? बिपिन चंद्र। अगले क्वेश्चन की बात करें असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था, सही बात है। पूर्वी बंगाल और असम नामक नया प्रांत बनाया था, ये भी सही है। तो लॉर्ड कर्जन जो है, लॉर्ड कर्जन से दोनों संबंधित क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन जो है मोतीलाल नेहरू एवं कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला, जिसको सी राजगोपालाचारी फार्मूला भी कहते हैं, तो ये किसने लाया था? तो सी राजगोपालाचारी ने लाया था इसको। कब लाया था? 1944 में। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो है ये चाहते थे कि मुस्लिम लीग जो है कांग्रेस का साथ दे भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने में, और फिर इसके बाद जो है अगर दोनों बातों में सहमति बैठेगी तो पाकिस्तान अलग राज्य बना दिया जाएगा, इससे संबंधित था। और जिन्ना ने इसको तुरंत ही अस्वीकार कर दिया था, और क्या कहा था? उन्हें दीमक लगा सड़ा गला पाकिस्तान नहीं चाहिए, ऐसी बात उन्होंने कही थी। तो यहाँ भी देख सकते हैं टोटल 25 क्वेश्चन जो हैं पूछे गए हैं 2019 में। इस प्रकार हिस्ट्री का वेटेज सबसे ज़्यादा हमको लग रहा है, क्योंकि 20 से 25 एवरेज क्वेश्चन की बात करें तो 20 से 25 क्वेश्चन आते ही हैं प्रत्येक वर्ष। अब बात करते हैं अगले साल 2018 के। तो अगले इसमें कुछ रचनाएं दी गई हैं और उनसे संबंधित रचनाकार की बात की गई है। तो भगत नामावली के रचनाकार ध्रुवदास हैं, भक्तमाल के नाभादास, और चित्रावली के लेखक जो है उस्मान, प्रेम वाटिका के सूरज खान हो जाएंगे। और अगर केशवदास की बात करें तो इनकी रचनाएं जो हैं केशवदास की रसिक प्रिया, कवि प्रिया और रामचंद्रिका, ये तीनों रचनाएं जो हैं केशवदास की हैं। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें तो पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये बागोर राजस्थान से मिले। कहाँ? बागोर राजस्थान। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित स्थल जो है उत्तर प्रदेश में है, वो कौन सा था? तो उसमें आलमगीरपुर, मेरठ उत्तर प्रदेश, हुलास जो कि सहारनपुर में है, और जो दिए थे तो कालीबंगा राजस्थान से संबंधित है, और लोथल गुजरात में पाया जाता है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश से कौन कौन से हैं? एक तो आलमगीरपुर मेरठ और हुलास सहारनपुर, ये दोनों हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? जो वाजस्नेयी, इसके प्रवर्तक की बात करें
तो याज्ञवल्क्य हो जाएंगे। कृष्ण यजुर्वेद की संहिता मैत्रायणी तैत्तिरीय संहिता ये हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन जो है पुष्यमित्र शुंग द्वारा दो अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जो जानकारी है वो कहाँ मिलती है, तो वो अयोध्या अभिलेख में मिलती है। अयोध्या उत्तराधिकारी धनदेव ने इसको लिखवाया था। और यहाँ पे कुछ और संबंधित फैक्ट दिए गए हैं। तो बेस नगर का अभिलेख विदिशा मध्य प्रदेश में है। इसमें यवन राजदूत हेलियोडोरस ने बनवाया था। हाथी गुम्फा अभिलेख की बात करें तो कलिंग के शासक खारवेल और सारनाथ जो है ये मौर्य शासक अशोक से संबंधित है। ये भी कहीं आगे दिए जा सकते हैं, तो याद कर लेना। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, तो कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी, तो नाना देशी और मणिग्रामम ये व्यापारिक संगठन थे। नाना देशी और मणिग्रामम, इसके साथ में एक अय्या ओल भी होती, वो भी जो है व्यापारिक संगठन है ये। और नाना बात करें तो नाना देशी रत्नों मसालों और घोड़ों आदि का व्यापार करते थे, और मणिग्रामम जो है हिंद महासागर में व्यापार करते थे। अब अगला क्वेश्चन जो है ये भी कालक्रम से संबंधित है, और शासक और उनसे किस राज्य के राजा थे ये बात की गई है। तो धनंजय जो है धनंजय कुस्तलपुर से संबंधित थे। नीलराज अवमुक्त से संबंधित थे। उग्रसेन की बात करें तो ये पालक्का और विष्णु गोपा जो है कांची से संबंधित थे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर रियासत और शासक दिए गए थे। तो देवगिरी के शासक जो हैं शंकर देव हैं, और होयसाल वीर बल्लाल, और मदुरा के शासक वीर पांड्या थे, वीर पांड्या। फिर अगला क्वेश्चन जो है ये मंदिरों के कार्यक्रम से संबंधित था। तो सप्त पैगोड़ा का मंदिर जो है 630 से 688 ईस्वी के मध्य बनाया गया था। किसने बनवाया था सप्त पैगोड़ा का मंदिर, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने, नरसिंह वर्मन प्रथम। अगर बलिपुरम या तटीय मंदिर को शोर मंदिर कहते हैं, शोर मंदिर, तो 700 से 728 ईस्वी के मध्य नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। बृहदेश्वर मंदिर या तंजौर का बात करें, बृहदेश्वर मंदिर जो कि तमिलनाडु में स्थित है, तो 985 से 1014 के ईस्वी के मध्य राजराज प्रथम ने बनवाया था इसको, राजराज प्रथम का। अगला गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण जो कि 1014 से 1044 के मध्य राजेंद्र प्रथम ने करवाया था, राजेंद्र प्रथम। तो शासकों के द्वारा बनवाई गई मंदिर और उनका कार्यक्रम दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कथन दिया गया है भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए, और दूसरा है कारण उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। तो ये दोनों कारण जो है एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं और दोनों सही भी हैं। अगला जो है अदीना मस्जिद कहाँ पर स्थित है, तो अदीना मस्जिद पश्चिम बंगाल में स्थित है। लाल दरवाजे की बात करें, लाल दरवाज़ा मस्जिद जो कि जौनपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। और दाखिल दरवाज़ा गौड़ पश्चिम बंगाल में स्थित है। तीन दरवाज़ा की बात करें तो अहमदाबाद गुजरात, और जहाज महल जो कि मांडूधार मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया था, जो कि कथन तो सही है। कारण आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें समा कहा जाता था के शौकीन थे, तो ये भी कथन भी सही है। और कारण तो सही, कथन और करण अब अपने आप में दोनों सही हैं, पर जो ये कारण है ये इस कथन की जो है व्याख्या सही से नहीं कर रहा है, क्योंकि चिश्ती सूफी संत और ये मध्यकाल में संगीत क्रम से कोई संबंध ही नहीं है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें तो मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में जो है चकला शब्द, चकला ये क्या होता था, तो ये जो चकला शब्द होता था ये सूबा और परगना ये जो होते थे इनके मध्य की जो इकाई होती थी उसको चकला कहते थे। हाँ, लेकिन ये सरकार के समानार्थी नहीं होता था, सरकार जो होता था वो इससे ऊंचे होता था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो दिल्ली में खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो अकबर की जो धाय माँ थी माहम अनगा, उन्होंने 1561 में बनवाया था। ये 2 बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है, तो चौथ का कर कहते थे, चौथ कर। पड़ोसी राज्य की आय का 1/4 या 25% होता था, जो कि अपना सरदेशमुखी होने के नाते ये, और यहाँ पे 2 कर लगाए जाते थे, एक तो चौथ, एक तो सरदेशमुखी। तो सरदेशमुखी जो होता था वो जो है अपने क्षेत्र में अपने शासन के अंतर्गत जो अपने आप को सरदेशमुख समझते थे, इसलिए उनसे 10% लेते थे। अगला जो है शासकों का कालक्रम दिया गया है। तो जहांगीर शाह का कालक्रम जो है 712 से 713 ईस्वी, मोहम्मद शाह इसके बाद 719 से 1748, और इसके बाद आते हैं अहमद शाह जो कि 1748 से 1754, और आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 तक जो है शासन करते हैं।
अगले क्वेश्चन में कुछ विद्रोह दिए गए थे और उनका कालक्रम मिलाने की बात की गई थी। तो संथाल विद्रोह 1855-56 से संबंधित है। कोल विद्रोह की बात करें तो 1831 में हुआ था। खासी विद्रोह जो कि असम में हुआ था 1829, नहीं ये खासी मेघालय में हुआ था, मेघालय में। और अहोम विद्रोह जो कि असम में हुआ था 1828 के दौरान, 1828-29 के दौरान। अगला क्वेश्चन भी कालक्रम से संबंधित है, कालक्रम से नहीं, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें कौन सा जो पर इंसान है वो कहाँ से जो है, कौन से नेता कहाँ से नेतृत्व करता थे। तो संभलपुर से नेतृत्व करता सुरेंद्र शाही थे। और गंजाम की बात करें, गंजाम तो यहाँ से राधा कृष्णन दंड सेन थे। और कश्मीर से गुलाब सिंह, लखनऊ से बेगम हजरत महल, ये तो सबको पता होगा। और इलाहाबाद से लियाकत अली खां, ये भी सबको पता होगा। हालांकि ये जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं ये मुझे भी नहीं पता थे, तो ये इंपॉर्टेंस हो जाते हैं, याद कर लेना, क्योंकि अगले क्वेश्चन में किसी भी ऑप्शन में जो है एक उठा के दे सकता है, तो पता रहेगा। अगला जो है उड घोषणा पत्र 1854 से संबंधित है, जो कि शिक्षा के लिए आयोग बनाया गया था। इसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। फिर हंटर आयोग 1882, ये भी शिक्षा से संबंधित है। सैडलर आयोग 1917 और सार्जेंट योजना 1944। तो ये सारी समितियां या आयोग जो हैं ये शिक्षा के लिए बनाए गए थे, शिक्षा से संबंधित समीक्षा करने के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सभा, इसको 1904 में वी.डी. सावरकर ने बनाया था। और वी.डी. सावरकर के साथ कौन कौन लोग थे, तो उसमें गणेश सावरकर हो जाएंगे और नारायण दामोदर सावरकर, मतलब सावरकर भाई लोग ने मिलकर इसको बनाया था। इसका पूर्व नाम था मित्र मेला, मित्र मेला को ही अभिनव भारत सभा कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो था, किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व संस्था कहा है, तो लॉर्ड डफरिन ने। लॉर्ड डफरिन जो है 1884-88 कार्यकाल है इसका। अगला क्वेश्चन, 1946 में मोतीलाल नेहरू ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी, कारण है। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मोतीलाल नेहरू जो है शामिल थे। तो यहाँ पे कथन दोनों सही हैं पर एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। बात करते हैं 6 जून 1946 को स्वीकृति दी गई थी और 29 जून 1946 को स्वीकृति इन्होंने वापस ले ली थी। और लॉर्ड वेवल के सुझाव पर 26 अक्टूबर 1946 को जो है मोतीलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 22 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2018 में। फिर बात करते हैं 2017 के पूछे गए क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था, ये कथन सही है। दूसरा, धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था, जाहिर सी बात है। भारत के पैसे को ही निवेश के रूप में लगाते थे, निवेश करते थे और फिर उससे जो प्रतिफल होता था वो भारत को न जाके सीधे ब्रिटेन पहुंचा देते थे। इस प्रकार भारत को कोई प्रतिफल मिल नहीं पा रहा था। तो कथन दोनों सही हैं और ये कारण इसकी व्याख्या भी करता है। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया है। और दादा भाई नौरोजी ने जो है अनिष्टों का अनिष्ट कहा है, इसको अनिष्टों का अनिष्ट कहा है अंग्रेजों को। फिर अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में प्रयुक्त अधन्या शब्द गाय से संबंधित है। ये गाय के लिए प्रयोग किया गया है, जो कि बहुत बार प्रयोग किया गया है। और जो है पड़ी नामक व्यापारी जो है पशुओं की चोरी करते थे और इसके लिए जो है विख्यात थे, पड़ी। अगला क्वेश्चन, किस शैल गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है, तो कन्हेरी की गुफाएं महाराष्ट्र से संबंधित हैं। बात करें तो इसमें जो है अवलोकितेश्वर के लिए बनाई गई हैं बोधिसत्व, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो पश्चिमी गोदावरी जिले के गुंटूपल्ली में प्रारंभिक चैत्यग्रह और बिहार चट्टानों को काटकर जो है बनाए गए थे, तो ये कथन सही है। पूर्वी दक्कन के चैत्य और बिहार जो है साधारणतः चट्टानों को काटकर ही बनाए गए थे, तो ये भी कथन सही है। दोनों कथन जो है सही हैं। बात करें चैत्य और बिहार की, तो चैत्य जो होते थे पूजा स्थल होते थे और बिहार जो होते थे निवास स्थान होते थे। किसके निवास स्थान, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित जो पर लोग होते थे या जो अनुयायी होते थे उनके निवास स्थान। अकबर के शासन काल में दक्कन में भू राजस्व वसूली का प्रचलन आधार जो था वो क्या था, तो वो हल की संख्या थी। हल की संख्याओं पे जो है वसूली की जाती थी। उसी समय उत्तर भारत में जो है जब्ती राजस्व प्रणाली स्टार्ट की गई थी। बात करते हैं अगली, तो जहांगीर काल जो है फ्रांसिस्को पल्सर्ट आया था, ईस्ट इंडिया ने भेजा था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भेजा था इसको। औरंगजेब के काल में फ्रांसुआ बर्नियर आता, फ्रांसुआ बर्नियर जो कि फ्रांस का चिकित्सक था। शाहजहां काल में जो है निकोलो मानुची आता है
और अकबर के शासन काल में जो है एंथोनी मानसेरेते आते हैं, जो कि स्पेन से आते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो गांधार कला का विकास जो है वो कुषाण काल में सबसे ज़्यादा होता है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है। और मिलिंद पन्हो, जिसके लेखक जो है मिलिंद पन्हो में मीनांडर और नागसेन का जो है संवाद लिखित है। और तक्षशिला लेख जो है पथिक ने लिखा है, पथिक। अगले क्वेश्चन की बात करें तो जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो हुसैन शाह सरकी हो जाएगा। तो जौनपुर का अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी हो जाएगा। बात करें जौनपुर शहर स्थापित किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक, जिसने मोहम्मद बिन तुगलक का दूसरा नाम था जौना खां। तो जौना खां के नाम पर फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर जौनपुर का विकास किया था, गठन किया था। स्वतंत्र जौनपुर राज्य संस्थापक कौन था? तो मालिक हुसैन सरवर थे। मतलब स्वतंत्र जौनपुर राज्य की स्थापना किसने करी थी? तो मलिक हुसैन सरवर हो जाएंगे। और जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाया किसने? बहलोल लोधी। तो यहाँ पे चारों फैक्ट जो है महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो तीर्थंकर और उनसे संबंधित प्रतीक चिन्ह। तो आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह था वृषभ, वृषभ मतलब बैल। और मल्लीनाथ का जल और कलश। पार्श्वनाथ की बात करें तो सर्प। संभवनाथ का जो चिन्ह था, चुनाव चिन्ह, प्रतीक चिन्ह अश्व था, घोड़ा। अगला क्वेश्चन, बराबर की पहाड़ियाँ गुफाओं के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इस पर कुल 4 पहाड़ियाँ बनाई गई हैं, गुफाएं बनाई गई हैं। इसमें लोमहर्षि गुफा, लोमस ऋषि गुफा, सुदामा गुफा, कर्ण चौपर और विश्व झोपड़ी गुफा। तो ये क्वेश्चन सारी गुफाएं रट लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी ऑप्शन में देखे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं। आजीवक संप्रदाय को निवास के लिए जो है दान में दी गई थी। और ये 3री सदी ईसा पूर्व जो है बनाई गई थी। तो ये चारों कथन जो है सही हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य महाजनपद जो है मत्स्य की राजधानी क्या है? तो मत्स्य जो है कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। और अगर राजधानी की बात करें मत्स्य की, तो इसकी राजधानी विराटनगर हो जाएगी। वर्तमान में अलवर राजस्थान में स्थित है। तो ये भी पूछा जा सकता है, अलवर राजस्थान। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने वारंगल में किसे परास्त किया था? तो काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव को। प्रताप रुद्रदेव ने जो है अलाउद्दीन खिलजी को हराया था। अगला क्वेश्चन जो है ये लड़ाइयों से संबंधित है कि कौन सा अंग्रेज शासक किस युद्ध के समय में था? तो बक्सर का युद्ध जो 1764 में होता है। इसमें हेक्टर मुनरो नेतृत्व करता था। और आंग्ल नेपाल युद्ध जो कि 1814 से 1816 के मध्य लॉर्ड हेस्टिंग्स होते हैं, जिसको वारेन हेस्टिंग्स भी कहते हैं। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1798 और 99 में होता है, यहाँ पे लॉर्ड वेलेजली होते हैं। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1817 से 1818 के मध्य होता है, तो यहाँ पे जो है गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स होते हैं। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो 1775 से 1782 वारेन हेस्टिंग्स। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय 1803 से 1806 में जो लॉर्ड वेलेजली होते हैं, गवर्नर जनरल। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत दिखाई पड़ता है, असंगत है। तो ये कथन किसका है? तो लॉर्ड मैकाले ने कथन बोला था। अगला जो है कुछ आंदोलन और उनसे संबंधित कालक्रम की बात करी गई है। तो पाबना विद्रोह जो है 1873 में होता है। दक्कन किसान विद्रोह जो कि दक्कन झारखंड में होता है, झारखंड उड़ीसा क्षेत्र में 1875। सन्यासी विद्रोह 1763-1800 में होता है, बंगाल में। और कोल विद्रोह 1831 से 1832 के शासन समय होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो किसने 1826 के जूरी अधिनियम का जो है विरोध किया था? तो राजा राम मोहन ने किया था। यूरोपीय या भारतीय ईसाई की सुनवाई हिंदू या मुसलमान न्यायाधीश नहीं कर सकते थे। यहाँ पे धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा दिया जा रहा था कि जो है हिंदू हिंदू जो है हिंदू हिंदू लोग जो हैं मुसलमान या न्यायाधीश नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा दिया जा रहा था। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो डचों ने व्यापारिक अड्डे कहाँ कहाँ स्थापित किए थे? तो डचों ने जो है मसूलीपट्टनम 1605 सबसे पहले, इसके बाद नागपट्टनम, चिंसुरा, सूरत, भड़ौच, आगरा, कोचीन, पटना, अहमदाबाद, इन सभी जगहों पे जो है डचों ने अपने क्या स्थापित किए थे? व्यापारिक अड्डे। यहाँ से व्यापार स्टार्ट किया था। हालांकि डचों का मुख्य व्यवसाय जो था ये इंडोनेशिया से होता था, जो कि मसालों में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे ये लोग। और भारत से ये लोग ज़्यादातर सूती वस्त्र या कपड़ों में जो है कच्चे माल में जो है निवेश किया था इन्होंने सबसे ज़्यादा।
अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता पूर्व किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो ये जिन्ना हो जाएंगे, मोहम्मद अली जिन्ना। इन्होंने जनवरी 1923 में किया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? सी आर दास, और महासचिव थे मोतीलाल नेहरू। तो चित्तरंजन दास अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू जो थे महासचिव थे। फिर अगला है, भारत सेवक मंडल, जिसको सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी कहते हैं, इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में की थी, बंगाल विभाजन के दौरान, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, कब बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में। बात करें तो सतीश सावंत द्वारा तामलुक या जातीय सरकार की स्थापना करी गई थी। चित्तू पांडे द्वारा बलिया में समानांतर सरकार चलाई गई, और वाई चौहान और नाना पाटिल द्वारा सतारा में भी समानांतर सरकार चलाई गई थी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंस है। अगला क्वेश्चन जो है, किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई थी? तो मेरठ षड्यंत्र मुकदमा जो था 1929-33 के मध्य इसमें कम्युनिस्टों को गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन, घटनाओं का कालक्रम दिया गया है। तो चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले होता है, चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में होता है। फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में होती है। खेड़ा किसान सत्याग्रह ये गुजरात में 1918 में होती है। और रॉलेट एक्ट जो है ये 1919 में पारित किया जाता है। तो 2017 तक खत्म हो चुके हैं। अब बात करते हैं 2016 के प्रश्नों की। तो 2016 के पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें कलिंग युद्ध का विवरण किस जगह पे मिलता है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, और इसमें जो है 5 अन्य समुदायों का भी वर्णन मिलता है, जो 5 शासकों का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन जो है, अशोक ने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व आक्रमण किया था, और रुक्मिन देई स्तंभ लेक जो कि नेपाल के तराई में स्थित है, यहाँ से आर्थिक अभिलेख था एक। अगला क्वेश्चन, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल जो हैं वो मिले हैं, वो कहाँ मिले हैं? तो दमदमा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से। मध्य स्थल जो है मध्य पाषाण काल स्थल में महादा तथा सराय नहर उत्तर प्रदेश से स्थित हैं, और लंघनाज जो कि गुजरात में स्थित है, लंघनाज। मानवीय आक्रमण के साक्ष्य भी मिलते हैं, कहाँ से? महादा और सराय नहर जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्व्या प्रथम वार जो है किसकी उपाधि है? तो समुद्रगुप्त की है, समुद्रगुप्त। विक्रमशिला बिहार का संस्थापक, तो धर्मपाल हो जाएगा, पाल वंश। तो विक्रमशिला बिहार की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने करी थी। बात करते हैं, बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और परम सौगात इसने उपाधि धारण की थी। और हरिभद्र, प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र जो हैं ये धर्मपाल के राज दरबार में निवास करते थे। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? तो नागलापुर की स्थापना कृष्णदेव राय ने की थी। हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण भी इसने करवाया। तेलुगु में अमुक्ता माल्याद की रचना भी की, और साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है कृष्णदेव राय के काल को। अगला क्वेश्चन, जहांगीर ने मुख्यतः किस कला को संरक्षण दिया था? जहांगीर ने मुख्यतः किस कला को संरक्षण दिया था? तो चित्रकला हो जाएगी, चित्रकला। जहांगीर काल को जो है मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहते हैं। फिर बात करें प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे? तो फारूक बेग, अकारिजा, अबुल हसन गोवर्धन और अबुल हसन मंसूर, बिशनदास मनोहर, दौलत इनायत, ये सब जो थे प्रमुख चित्रकार थे यहाँ के। गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है गुलाम का गुलाम, क्योंकि मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था वो इल्तुतमिश था, तो गुलाम का गुलाम हो जाएगा इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी? तो अकबर हो जाएंगे, अकबर। नागड़ा बजाने में भी कुशल थे अकबर। अगला क्वेश्चन, मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता प्राप्त की थी वो कौन सा? लखनऊ में, वो लखनऊ में वर्तमान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत युद्ध में पराजित किया था, पानीपत के युद्ध में जो है पराजित किया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? तो 21 अप्रैल 1526 में। इस युद्ध में जो है बाबर ने तुगलमा नीति का प्रयोग किया था, इसमें आगे से पहले पैदल यात्रियों को भेज दिया था, और इसके बाद अचानक से जो है आक्रमण कर देता है घोड़ों के माध्यम से।
तो इसमें बारूद और तोपखाने इनका भी प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें तो प्रमुख तोपची जो थे वो एक तो मुस्तफ़ा थे और दूसरा उस्ताद अली था। अब बात करें पानीपत द्वितीय युद्ध का, तो 5 नवंबर 1956 में अकबर और हेमू के मध्य होता है। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 में होता है। ये तृतीय होगा यहाँ पे। ये मराठा और अहमद अब्दाली के मध्य होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो लेखहिया मध्य पाषाण काल का हो जाए, लेखहिया मध्य पाषाण काल। अगले की बात करें तो भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? दिल्ली के अंतिम शासक हिंदू सम्राट जो कि हेमू जो कि हिंदू सम्राट था, इसको हेमचंद्र विक्रमादित्य भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन के नेता कौन कौन थे? तो मोहम्मद अली हो जाएंगे, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और हजरत मोहनी, ये लोग जो थे खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। और अगला क्वेश्चन, देवबंद आंदोलन जो कि संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में होता है, में कब हुआ था? तो 1866 में होता है, 1860 के बाद 1866 में। इसके नेतृत्वकर्ता की बात करें तो मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही। धार्मिक आंदोलन था जिसमें कांग्रेस समर्थन प्राप्त था और अंग्रेज विरोधी थे ये लोग। अगला क्वेश्चन, मोतीलाल नेहरू एवं सी आर दास द्वारा कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 को होता है और मार्च में स्वराज्य पार्टी का नाम हुआ। मार्च से स्वराज्य पार्टी इसका नाम रख दिया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति जो थी, राज्य विलय नीति थी, उसमें उसके अंतर्गत सबसे पहले किसको जो है बनाया गया था, निशाना बनाया गया था? तो सबसे पहले सतारा को 1848 में, इसके बाद बघाट 1850 और उदयपुर को 1852, झांसी को 1853 तथा नागपुर महाराष्ट्र को 1854 में। फिर अगला क्वेश्चन जो है, खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो लाल कुर्ती आंदोलन या खुदाई खिदमतगार आंदोलन कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि 2022 या 23 में भी पूछा गया था। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सर थॉमस मुनरो जो हैं ये मद्रास के गवर्नर रहे हैं, किस काल इनका कालक्रम पूछा गया था? तो 1820 से 1827 के मध्य, और 1820 में ही इन्होंने रैयतवाड़ी की स्थापना करी थी, स्टार्टिंग करी थी रैयतवाड़ी व्यवस्था से जन्मदाता थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड दोनों लोगों ने मिलकर की थी। बात करते हैं इसकी, तो 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था पहली बार 12 महल मद्रास में स्टार्ट की गई थी और इसके बाद जो है 1820 और 25 में मद्रास और बम्बई में। बात करते हैं 1858 में संपूर्ण दक्कन और असम कुर्ग में जो है ब्रिटिश भूभाग का जितना क्षेत्रफल था उसके 51% क्षेत्रफल पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करी गई थी। कर की दर की बात करें तो इसमें 1/3 कर की दर निश्चित कर दी गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 20 नंबर क्वेश्चन है जो कि प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 तक चलता है और इसमें फिर 1748 में जो है एक्सला सैपल की संधि होती है। दूसरा युद्ध था कर्नाटक का युद्ध। अगर बात करें प्रथम कर्नाटक का युद्ध जो है इसका कारण क्या था? तो इसका कारण यूरोप का कारण था, यूरोप में उत्तराधिकार का कारण। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध, इसमें जो है कर्नाटक का जो उत्तराधिकार था भारत से संबंधित था, ये 1749 से 54 तक चलता है। फिर 1754 में पेरिस की संधि होती है। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1757 से 1763, जिसको सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं, तो ये अनिर्णायक युद्ध था। अगली क्वेश्चन की बात करें, प्रथम मैसूर युद्ध कब होता है? आंग्ल मैसूर युद्ध, तो 1767 से 1769 के मध्य, जिसमें मद्रास की संधि होती है और ब्रिटेन पूरी तरह से हार जाता है। ब्रिटेन जो है ब्रिटिश हार जाते हैं मैसूर मराठों से। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो है 2023 से इधर 2023 से 2016 तक के 2016 से 2023 के जो है सारे क्वेश्चन हिस्ट्री में जितने पूछे गए हैं एंशिएंट मिडिवल और मॉडर्न से सारे कवर हो गए हैं। और इसके पहले जो सीरीज चल रही है उसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट, फिर साइंस हो जाएगा। ये सारे टॉपिक जो हैं कवर हो गए हैं, आप लोग देख भी सकते हैं सारे। इस प्रकार हमने यूपीपीसीएस के जो हैं लगभग सारे टॉपिक और सारे 2015 या 2016 से 2023 तक के सारे क्वेश्चन कवर कर डाले हैं।
और उनको मैं चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो जो है 1 से 2 बार देख लीजिए और उन पीवाईक्यूज़ के आधार पर जो है मॉक टेस्ट दीजिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। अगर इसमें मेरा सजेशन है कि हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो क्रोनोलॉजी पे पूछे गए हैं, मतलब कालानुक्रम। तो सारी डेटें तो आपको रटनी पड़ेंगी और इसमें सारी क्रोनोलॉजी आप लोग रट लीजिए। इसके लिए मैंने हिस्ट्री में जो है एक वीडियो एंशिएंट हिस्ट्री की बना भी दी है और अभी मिडिवल और मॉडर्न की भी 1-2 दिन में बना के डाल दूँगा, तो आप लोग अगर चाहें तो देख सकते हैं। और हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में जो है एवरेज क्वेश्चन कितने आ रहे हैं वर्तमान में, और 20+ क्वेश्चन मान सकते हैं कि प्रत्येक वर्ष आ ही रहे हैं, तो इसको इग्नोर तो कहीं किया ही नहीं जा सकता है। और मोस्टली क्वेश्चन जो हैं 10+ क्वेश्चन जो हैं ये मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं, मॉडर्न से, और इस 10 में जो है मिडिवल और एंशिएंट दोनों हो जाते हैं, तो मॉडर्न पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो इस प्रकार जो है ये लेक्चर ख़त्म हो रहा है और अगले वीडियो में जो है अगले लेक्चर में मिलते हैं फिर नई वीडियो में। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं, और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में।